जो राज यहाँ छुपाए गए हैं वो किसी खजाने से कम नहीं। बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिंग, प्रिंस एंड्रयू और एलन मस्क जैसी बड़ी हस्तियों को एप्स्टीन फाइल्स से जोड़ा जाता है। एप्स्टीन और ग्लेन मैक्सवेल यंग और मजबूर लड़कियों को ढूंढते थे। ये लड़कियां ज्यादातर 14 से 17 साल की होती थी। ये दोनों जरूरतमंद लड़कियों को टारगेट करते थे ताकि उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया जाए। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़कर मानो इंटरनेट में धमाका कर दिया। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा शख्स जिसके नाम पर एक पूरा आइलैंड है, एप्स्टीन आइलैंड। और ये आइलैंड किसी वक्त में सिर्फ सुपर वीआईपीज़ के लिए खुला रहता था और यहाँ पर एक कॉमन मैन की एंट्री लगभग इम्पॉसिबल थी। इस आइलैंड में ना तो कोई सोना था और ना ही कोई खजाना, लेकिन जो राज यहाँ छुपाए गए हैं वो किसी खजाने से कम नहीं है। और जो बड़े बड़े नाम यहाँ से जुड़े हुए हैं उनके नाम सुनकर आप शॉक हो जाओगे, जैसे बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिंग, प्रिंस एंड्रयू और एलन मस्क जैसी बड़ी हस्तियों को एप्स्टीन फाइल्स से जोड़ा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी एप्स्टीन फाइल के साथ जोड़ा है। जेफरी एप्स्टीन को इलीगल एक्टिविटीज के लिए जेल भी भेजा जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो जेल से बाहर आ जाता है। उसके पास सिर्फ पैसा और कनेक्शन ही नहीं था, इसके साथ उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसके होते हुए ना ही उसे पैसों की जरूरत थी और ना ही किसी कनेक्शन की। उसके पास एक ब्लैक बुक थी जिसमें 1500 से ज्यादा हाई प्रोफाइल लोगों के नाम और फोन नंबर लिखे हुए थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिर 2019 में एक दिन अचानक जेफरी एप्स्टीन जेल में ही सुसाइड कर लेता है। इस सुसाइड के पीछे क्या राज था? एप्स्टीन आइलैंड में ऐसा क्या होता था जो जेफरी एप्स्टीन को अपनी जान देनी पड़ी? और कुछ लोग आज भी इस सुसाइड को मर्डर ही मानते हैं। ये एप्स्टीन फाइल और ब्लैक बुक की मिस्ट्री क्या है? अगले 10 मिनट में आपके सामने वो राज खुलेंगे जो काफी लंबे समय तक इस दुनिया से छुपाए गए थे। एप्स्टीन आइलैंड के ऊपर क्या क्या काम होते थे, इसको समझने से पहले जेफरी एप्स्टीन के बारे में समझना पड़ेगा कि ये शख्स था कौन। जेफरी एप्स्टीन एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था जो बचपन से ही मैथ्स में जीनियस था। 1970 में न्यूयॉर्क के एक एलीट स्कूल में टीचर बना और यहीं से फिर उसके हाई सोसाइटी में लिंक्स बनना शुरू हुए। थोड़े ही टाइम में उसने वॉल स्ट्रीट के कुछ पावरफुल लोगों के साथ दोस्ती बना ली और उनका पैसा मैनेज करने लगा। और इस पैसे को मैनेज करते करते उसे कई पावरफुल लोगों के कुछ डार्क सीक्रेट्स पता चले। फिर उसकी लाइफ में एक बिलियनर आता है जो विक्टोरिया सीक्रेट ब्रांड का ओनर था, जिसका नाम था लेस वेक्सनर। और इस इंसान ने एप्स्टीन को अपने पूरे बिजनेस एम्पायर का मैनेजर बना दिया। बस वहीं से एप्स्टीन का असली खेल शुरू होता है। अब उसके पास पैसा, इन्फ्लुएंस और लोगों के सीक्रेट सब कुछ इकट्ठा होने लगा। एप्स्टीन को कॉन्फिडेंशियल डेटा की कीमत पता थी। वो जानता था कि एलीट सोसाइटी में भरोसे के बदले पावर और पैसा बहुत ही इजीली मिल जाता है। और इसी दौरान एप्स्टीन की मुलाकात ग्लेन मैक्सवेल से होती है। ग्लेन मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी और वो हाई सोसाइटी में ऑलरेडी पॉपुलर थी और इसी वजह से एप्स्टीन के कनेक्शंस भी बन रहे थे। दोनों की पार्टनरशिप रोमांटिक भी थी और प्रोफेशनल भी। और धीरे धीरे ग्लेन एप्स्टीन का राइट हैंड बन गई थी। उन दोनों के बहुत ही बड़े बड़े सपने थे जिसके लिए उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत थी और ये पैसा बड़े लोगों से मिल सकता था, लेकिन इसके लिए उन्हें वो काम करना पड़ता जो बड़े लोगों को कहीं और नहीं मिल सकता था। पैसे की बड़े लोगों के पास वैसे भी कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस उनके कंफर्ट जोन की, जहां ना कोई मीडिया और ना ही आम दुनिया को उनके बारे में पता चल सके। इसीलिए उन्हें अब एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वो रिच सोसाइटी को फुल टाइम प्राइवेट स्पेस दे, जहां ना ही कोई रोक टोक हो, ना ही किसी को ये पता चल सके कि वहां क्या हो रहा है। मतलब एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से सीक्रेट होने के साथ साथ सिक्योर भी हो। और इस सिक्योर और सीक्रेट जगह का नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। और जो भी बातें आज एप्स्टीन फाइल्स की हो रही हैं वो सभी बातें, वो सभी सीक्रेट्स इसी आइलैंड से शुरू होने वाले थे। ये आइलैंड कैरेबियन सी के वर्जिन आइलैंड्स के बीच में है, एक ऐसा रिमोट प्राइवेट आइलैंड जो एप्स्टीन ने 1998 में लगभग $8 मिलियन में खरीदा था। यहाँ तक आने के लिए या तो प्राइवेट प्लेन से आ सकते थे या फिर पानी के रास्ते एक बोट या प्राइवेट यॉट चाहिए होती थी। ना ही वहाँ कोई नॉर्मल टूरिस्ट अलाउड था और ना ही किसी आम इंसान की यहाँ एंट्री होती थी। सिर्फ स्टाफ मेंबर्स और एप्स्टीन के कुछ सिलेक्टेड वीआईपी गेस्ट ही यहाँ पर अलाउड होते थे। ये एक ऐसी जगह बन गई थी जो पूरी दुनिया से कटी हुई थी और दुनिया के सबसे पावरफुल और पैसे वाले लोग यहाँ रेगुलरली आते जाते रहते थे। लेकिन ये सिर्फ पार्टीज और बीच विला की जगह ही नहीं थी। पार्टीज का तो सिर्फ दिखावा था, वहाँ अंदर क्या चल रहा था इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। यहाँ एक वेल प्लान्ड इलीगल मार्केट चल रही थी। सब कुछ अमेरिका की मेनलैंड से शुरू हो रहा था, जैसे मियामी, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और पाम बीच
जैसी सिटीज को टारगेट किया जा रहा था। एप्स्टीन और ग्लेन मैक्सवेल यंग और मजबूर लड़कियों को ढूंढते थे। ये लड़कियां ज्यादातर 14 से 17 साल की होती थी। ये दोनों जरूरतमंद लड़कियों को टारगेट करते थे ताकि उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया जाए। ग्लेन मैक्सवेल को जहां भी मौका मिलता वो इन लड़कियों से कांटेक्ट करती थी, कभी स्कूल के बाहर, कभी मॉल, या अगर मौका मिले तो क्लब में भी ऐसी लड़कियों को लालच देकर अपने बिजनेस का पार्ट बनाती थी। डील सिंपल होती थी। एक रिच बिजनेसमैन को मसाज चाहिए जिसके बदले में उन्हें अच्छा खासा कैश मिलेगा और ये जॉब सेफ भी रहेगी। इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होगा। गिलेन मैक्सवेल ऐसे कामों में मास्टरमाइंड तो थी ही और काम करते करते अब एक्सपर्ट भी बन गई थी। सबसे पहले मजबूर लड़कियों का फायदा उठाया जाता था। उन लड़कियों को लग्जरी लाइफ का झांसा दिया जाता था। उन्हें डिजाइनर क्लोथ्स, यॉट्स, हाई एंड डिनर्स और एलीट क्लास का लालच दिया जाता था। गिलेन मैक्सवेल लड़कियों से नजदीकियां ऐसे बढ़ा देती थी मानो जैसे वो उनकी मेंटर या बड़ी बहन। धीरे धीरे जब एप्स्टीन आइलैंड बहुत ही पॉपुलर और फेमस होने लगा तो वहाँ अब क्लाइंट्स भी ज्यादा आने लगे, जिसकी वजह से लड़कियों की कमी होने लगी। और इसका इलाज उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से निकाला। उन्होंने पिरामिड स्ट्रक्चर स्कीम का यूज किया और जो लड़कियां उनके पास ऑलरेडी थी उन्हें ही रिक्रूटर्स भी बना दिया। मतलब अब यही लड़कियां जब आगे नई लड़कियों को आइलैंड पर लाएगी तो उन्हें उसका कमीशन मिलेगा। एप्स्टीन के पास एक प्राइवेट जेट था जिसका नाम लोलिता एक्सप्रेस था। ये सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं था बल्कि इसे फ्लाइंग ट्रैक की तरह यूज किया जा रहा था। इसमें हाई प्रोफाइल वीआईपीज यंग लड़कियों के साथ सफर करते थे जिन्हें मसाज और पार्टी के बहाने बुलाया जाता था। फ्लाइट लॉग से पता चलता है कि बिल क्लिंटन ने इस जेट में 26 बार ट्रैवल किया था। प्रिंस एंड्रयू और केविन स्पेसी जैसे नाम भी इस रिकॉर्ड में है। अब इससे ये हो रहा था कि जिन लड़कियों की एज ज्यादा हो गई थी या फिर जिनकी पॉपुलैरिटी क्लाइंट्स के बीच में अब कम हो गई थी उन्हें ये रिक्रूटर्स का काम पसंद आने लगा था। जो भी लड़कियां एक बार इस आइलैंड पर एंटर होती थी वो फिर इस सिस्टम से अलग नहीं हो सकती थी। सबसे पहले एंट्री करते ही उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते थे और पूरी दुनिया से उनका कांटेक्ट कट कर दिया जाता था और इन फ्यूचर कोई भी बात उस आइलैंड से बाहर ना जाए इसके लिए एप्स्टीन के पास सभी क्लाइंट्स और लड़कियों की फोटोज और वीडियोस का रिकॉर्ड रहता था। ब्लैकमेल के जरिए सभी के मुंह बंद किए जाते थे, फिर चाहे वो कोई वीआईपी हो या फिर कोई लड़की। एप्स्टीन के बाहर हर विजिट का वीडियो रिकॉर्डिंग रहता था। उसके प्राइवेट रूम्स में हिडन कैमरास लगे होते थे। गेस्ट और लड़कियों के बीच जो भी होता उसका वीडियो रिकॉर्ड हो जाता था और इन्हीं वीडियोस का यूज वो ब्लैकमेलिंग में करता था। अगर कोई वीआईपी या कोई लड़की अपना मुंह खोलने की सोचता भी तो उसकी ये वीडियोस पूरी दुनिया भर के सामने लाने की धमकी दी जाती थी। इसीलिए सालों तक एप्स्टीन आइलैंड पर इलीगल एक्टिविटीज चलती रही और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ना पुलिस ने इंटरफेयर किया और ना ही मीडिया ने एप्स्टीन के खिलाफ कुछ लिखा। 2005 में पहली बार कंप्लेंट हुई जिसको एप्स्टीन आइलैंड के बारे में ऑलरेडी आइडिया था। उनको लगा अब दुनिया को यहाँ की रियलिटी के बारे में पता चलेगा और जिन लोगों को पता ही नहीं था वो लोग हैरान थे कि आज तक इसके बारे में उन्हें कैसे पता नहीं चला। लेकिन इसके बावजूद भी जो हुआ उससे एक बात तो साफ थी कि अमेरिका हो या फिर कोई भी देश, पैसा और पावर कानून से भी बड़े होते हैं। बात 2005 की है जब एक 14 साल की लड़की ने पुलिस को कंप्लेंट किया कि एप्स्टीन ने उसे सेक्सुअली अब्यूज किया है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी ऐसे दर्जनों केस सामने आए जिनकी कहानी ऑलमोस्ट सेम थी। उन लड़कियों को मसाज के नाम पर बुलाया जाता था, लग्जरी लाइफ और पैसों का लालच देकर फिर सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था। पाम बीच पुलिस ने 53 पेज का एक सॉलिड रिपोर्ट बनाया जिसमें नाम, टाइमिंग्स, ट्रांजैक्शंस और इवन विटनेस स्टेटमेंट से लेकर सब कुछ क्लियरली लिखा गया था। 2008 में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सबको हैरान कर देता है। एप्स्टीन के अगेंस्ट दर्जनों विक्टिम्स ने टेस्टिमनी दी थी लेकिन एप्स्टीन ने एक सीक्रेट डील साइन की जिसके बाद ना उसके खिलाफ कोई फुल ट्रायल हुआ और ना ही उस पर किसी तरह के फेडरल चार्जेस लगाए गए। बस एक माइनर चार्ज के लिए उसे 13 महीने की जेल होती है। वहाँ पर भी वो रोज अपने ऑफिस जाने के लिए 12 घंटे का वर्क रिलीज ले सकता था। मतलब जेल सिर्फ नाम की ही थी और एप्स्टीन अपनी लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मली जी रहा था। इस डील के पीछे यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा का नाम भी जोड़ा जाता है जो बाद में ट्रम्प गवर्नमेंट में लेबर सेक्रेटरी भी बना। जब बाद में अकोस्टा से क्वेश्चन किया गया कि एप्स्टीन को इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया गया तो उसने बताया कि उसे ऑर्डर मिला था कि एप्स्टीन इंटेलिजेंस टीम का हिस्सा है और उसे फिलहाल इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उठता है कि वो किस इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था या फिर बहुत ही साधारण शब्दों में कहें
उसे किसकी प्रोटेक्शन मिल रही थी। सबसे पहली बार जो लड़की एप्स्टीन के खिलाफ खड़ी हुई थी उसका नाम था मारिया फार्मर। उसने 1996 में FBI को कंप्लेंट की थी कि गिलेन मैक्सवेल उसे मैनिपुलेट करती थी और एप्स्टीन के लिए यंग लड़कियां ढूंढती थी, लेकिन उसकी बात को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। सोचो अगर उस वक्त कोई एक्शन लिया जाता तो कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद होने से बचाई जा सकती थी। 2008 के केस के बाद भी जब एप्स्टीन की एक्टिविटीज रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो कुछ लोग एप्स्टीन पर नजर रखे हुए थे कि उसके कनेक्शंस ऐसे किन लोगों के साथ हैं जो उसे इतनी आजादी मिल रही थी। और इसी बीच एक नया राज सामने आता है जिसका नाम था द ब्लैक बुक। देखने में ये एक छोटी सी डायरी थी जिसमें एप्स्टीन के पर्सनल कॉन्टेक्ट्स और डील्स का रिकॉर्ड था, और जिन लोगों के नाम इस ब्लैक डायरी में रिकॉर्ड किए गए थे वो कोई आम इंसान नहीं थे। ऐसे 2000 से ज्यादा नाम लिखे गए थे और कुछ नाम तो ऐसे थे जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे। इसमें बहुत से फेमस नाम थे जैसे प्रिंस एंड्रयू, केविन स्पेसी, नाओमी कैम्पबेल, फॉर्मर इजरायली PM एहूद बाराक और आजकल US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये नाम सिर्फ डायरी में नहीं थे, फ्लाइट लॉग्स, गेस्ट लिस्ट और सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स ने भी कंफर्म किया है कि ये लोग आइलैंड पर गए थे। एप्स्टीन आइलैंड अब एक सिर्फ सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग नहीं रह गया था, बल्कि ब्लैकमेलिंग से वो काम भी हो रहे थे जो बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए पॉसिबल नहीं थे। जितने ज्यादा पावरफुल लोग एप्स्टीन के सर्कल में आने लगे थे उतना ही ज्यादा कंट्रोल उसके पास आने लगा था, और इसी वजह से कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ना कोई मीडिया हाउस उसके अगेंस्ट रिपोर्ट करता था और ना ही लॉ एनफोर्समेंट ढंग से इन्वेस्टिगेशन करती थी। लेकिन 2019 में फाइनली FBI ने जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट किया और इस बार बहुत कुछ बदलने वाला था। इस बार चार्जेस बहुत सीरियस थे। सेक्स ट्रैफिकिंग और क्रॉस बॉर्डर एक्सप्लॉयटेशन जैसे चार्जेस लगाए जाते हैं। कोर्टरूम के बाहर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए जाते हैं, जहां से आप आइडिया लगा सकते हैं उसने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की होंगी। और इस बार सभी बड़े कनेक्शन जेफरी एप्स्टीन से दूरी बना रहे थे और साथ ही मीडिया ने भी इस केस को फुल कवरेज दिया। अभी तक आपको लग रहा होगा कि इस पूरी स्टोरी का विलेन जेफरी एप्स्टीन है, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसने इस केस को पूरी दुनिया में पॉपुलर बना दिया। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में था और सुबह न्यूज आती है कि जेफरी एप्स्टीन की जेल में मौत हो गई है और मौत का कारण सुसाइड बताया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया था कि उसने बेडशीट से लटक कर अपनी जान ले ली, लेकिन इस सुसाइड के आसपास जो भी चीजें हुई वो सब बहुत अजीब थी। जैसे उस वक्त वहां पर CCTV कैमरास खराब थे, जिन 2 गार्ड्स की ड्यूटी थी वो सो रहे थे और सिर्फ एक दिन पहले ही एप्स्टीन के सेलमेट को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। जब जेफरी एप्स्टीन का पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट में सुसाइड को लेकर गड़बड़ नजर आई। उसकी गर्दन की हड्डियां टूटी हुई मिली, जो यूजुअली सुसाइड में नहीं होता, बल्कि ऐसा तो तभी होता है जब गले को जोर से दबाया जाता है। और क्वेश्चन उठ रहे थे कि बिना इंक्वायरी के जल्दबाजी में उसकी बॉडी को क्यों दफनाया गया। एप्स्टीन के लॉयर ने अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि वो सुसाइड नहीं करने वाला था, बल्कि वो तो पेटिशन फाइल करने वाला था, जिसके बाद उसके बयान से कई बड़ी हस्तियां बेनकाब होने वाली थी। ये सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या उसे चुप करवाया गया था, क्या कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि उसके बयान कोर्ट तक पहुंचे। जितने बड़े लोग उसके साथ जुड़े हुए थे उनमें से कुछ लोगों के लिए उसका जिंदा रहना सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था। जेफरी एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसके साथ वो ब्लैक बुक भी गायब हो गई, जिसमें सारे रास्ते, जितना भी सीक्रेट डेटा था, जिसमें गेस्ट लिस्ट और सर्विस का रिकॉर्ड था, वो कभी किसी के सामने नहीं आया। जब सब लोग सोच रहे थे कि एप्स्टीन की स्टोरी खत्म हो गई है, तभी कुछ दिनों पहले एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़कर मानो इंटरनेट में धमाका कर दिया हो। एलोन मस्क के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का नाम उन एप्स्टीन फाइल्स में है जो अभी तक रिलीज नहीं की गई है। हालांकि ये ट्वीट 2 दिन बाद डिलीट भी कर दिया गया। दिसंबर 2023 में US जज लोरेटा प्रेस्का ने एप्स्टीन और ग्लेन मैक्सवेल से जुड़ी हुई कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को पब्लिक करने का ऑर्डर दिया था। और अब सबका ध्यान सिर्फ एक बात पर है, इन फाइल्स में किन लोगों का नाम आने वाला है। इन फाइल्स में 200 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आने वाले हैं और अगर एलोन मस्क सही है तो 2025 में एप्स्टीन का केस दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन सकता है। और शायद ये बात एलोन मस्क भूल गए हैं कि ये उनके लिए भी एक बड़ा खतरा है, क्योंकि उनका नाम भी एप्स्टीन फाइल्स के साथ जोड़ा जाता है।